हेलो, मैं डॉक्टर सूर्यप्रकाश नायक। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्ट्रोक के बारे में। तो निरामय अल्टीमेट केयर में एक स्ट्रोक पेशेंट आया था जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, लेकिन आज डायरेक्टली हम बताएंगे कि हैंड रिहेबिलिटेशन पार्ट कैसे करते हैं ट्रीटमेंट और क्या क्या उसका प्रोसीड्योर रहता है। जैसे कि एक मॉडल लिए, रोल मॉडल लिए है, इनका अगर हाथ किसी का ऐसा टाइटनेस आ जाता है कि ये जो बोलते हैं कि सिनर्जी पैटर्न डेवलप करता है, कि फ्लेक्सर सिनर्जी हुआ, कि मिक्स सिनर्जी हुआ, कि एक्सटर्नल सिनर्जी हो जाता है, इसमें पेशेंट फैमिली को और पेशेंट को और जो ट्रीटिंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो ट्रीट कर रहे हैं उन लोग को क्या क्या ध्यान रखना है ट्रीटमेंट करने के टाइम, और कैसे कैसे कौन सा प्रोसीड्योर में इसको ठीक करने से पेशेंट को लॉन्ग टर्म जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो टाइटनेस, अगर पेशेंट हम देख लें कि पेशेंट क्रोनिक है, ये पेशेंट एक्यूट केस नहीं है, क्रोनिक केस है जिसमें टाइटनेस टोन ऑटोमेटिकली आ गया अभी, और उसके बाद पेशेंट हमारे पास आया कि शुरू से तुम लोग देख रहे हो, उसमें क्या होगा कि गलती होता है कि हम लोग पैसिव मूवमेंट करना लग जाते हैं, शुरू से ही पैसिव मूवमेंट करने लग, ऐसा करके पूरा पैसिव मूवमेंट करने लग जाते हैं, जिसमें क्या होता है ना, पेशेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। स्ट्रोक जो होता है ब्रेन से स्ट्रोक होता है, तो ब्रेन से क्या होता है, हाथ का जो कंट्रोल है वहाँ पे कनेक्शन टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम लोग ब्रेन का एक्टिविटी एक्टिव नहीं करते हैं, ये अगर लिंक नहीं कराते हैं कि मूवमेंट क्या हो रहा है और ब्रेन एक्टिव है कि नहीं, कॉन्शियस है कि नहीं कराते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसे हम लोग पैसिव मूवमेंट करा रहे हैं, तो इसमें कोई भी पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इसकी वजह से इतने अच्छे से पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है। जो टाइटनेस होता है वो डेवलप होते रहता है और कोई भी लिंक नहीं रहता, पेशेंट का ब्रेन का कोई इंप्रूव नहीं होता। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए अगर ब्रेन को हम ठीक करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो पेशेंट को एक्टिव करो, कोई भी एक्टिव एक्सरसाइज उसके साथ कराओ, जैसे कि पेशेंट का कोई भी यहाँ से फंक्शनल मतलब लिंक नहीं है। फिर बोलते हैं कि आप ऐसे हाथ उठाइए, जैसे मुंह में हम लोग खाना खाते हैं, आपको याद होगा कि जैसे मुंह में खाना खाते कैसे लेते हैं, हाथ ऐसे लेके खाना लेके ऐसे करके मुंह के पास लेते हैं, तो वो पेशेंट बोलते हैं आप यहाँ पे लीजिए, हाथ यहाँ पे लीजिए। और आपका अगर सर दर्द कर रहा है तो सर दर्द कर रहा है, कैसे आप यहाँ पे प्रेस करते हैं, ऐसा पकड़ के हाथ धीरे धीरे ऐसा करके प्रेस कीजिए, ठीक है ना। तो पेशेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कि हाँ मैं हाथ उठा रहा हूँ और यहाँ पे लेके ऐसा करके फोरहेड को प्रेस कर रहा हूँ। इसमें पेशेंट बार बार ये जो मूवमेंट है इसको करता है और पेशेंट को पता चलता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन पेशेंट सो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पेशेंट सो जाते हैं फिर भी जाके हाथ ऐसे उठाते हैं, पूरा पैसिव मूवमेंट करते रहते हैं, जिसमें कोई भी डेवलप नहीं होता, ब्रेन ठीक नहीं होता। उसके बाद और क्या होता है कि फैमिली मेम्बर भी उसी की जाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं ना, ट्रीटमेंट ना लेके घर में लेके एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। उसमें क्या करते हैं ना, ऐसा करके फिर से पैसिव मूवमेंट, और हाइपरटोनिक है, ये टाइट है बहुत, फिर भी उसको जोर से पकड़ के खींचते रहते हैं। हम ये भी बताएं कि अगर आप जोर से पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, जो मसल टाइट है उसका पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो एक्सरसाइज होता है वो करने वाला का होता है, पेशेंट का कुछ नहीं होता, क्योंकि ये इसेंट्रिक अट्रैक्शन में पेशेंट का मसल टोन और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो मसल स्पास्टिक है और ज़्यादा टाइट हो जाता है और ज़्यादा उसमें टोन बढ़ जाता है। फिर और एक रहता है कि हम क्या बताते हैं कि फैसिलिटेट कैसे कराने, पेशेंट को फैसिलिटेट कैसे कराने। पहले जो मसल टाइट है, स्पास्टिसिटी को हम कैसे करते हैं, स्लो आइसिंग करते हैं, उसमें पेशेंट को हम लोग स्टिमुलेशन देते हैं अपोजिट मसल में, जहाँ पे फ्लैसिड है, जहाँ पे वो पैरालाइज्ड है, वहाँ पे स्टिमुलेशन देते हैं धीरे धीरे करके, ताकि ये मसल एक्टिव हो जाए। फिर हम लोग स्लो एक्टिव मूवमेंट कराते हैं, स्लो पेशेंट में बोलते हैं कि आप असिस्टेड मूवमेंट कराएं, कि फंक्शनल मूवमेंट कराओ, पैसिव फंक्शनल मूवमेंट कराओ। जैसे पैसिव फंक्शनल मूवमेंट में पेशेंट कुछ भी काम करेगा और उसमें पूरा अटैच रहता है, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके रख के काम करता है। और एक चीज रहता है कि फिंगर मूवमेंट जैसा रहता है, पेशेंट बोलते हैं कि आप बॉल स्क्वीज करो, कोई भी सिनर्जी पैटर्न हो गया जो भी जाता है बोलता है बॉल स्क्वीज करो। किसी का अगर ऐसा करके फिंगर टाइट है और वो बॉल स्क्वीज करने लगता है तो और ज़्यादा फिंगर फ्लेक्सर का टाइटनेस बढ़ जाता है, और उसको हम एक्सटेंसर जो होते हैं इसको फैसिलिटेट नहीं करते हैं, तो ये जो फ्लेक्सर मसल्स है उसको रिलीज भी नहीं करते, इसकी वजह से और ज़्यादा टोन बढ़ जाता है। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सिनर्जी पैटर्न कैसे हमें पता चलेगा, सिनर्जी पैटर्न कैसे पता चलता है कि कौन सा फ्लेक्सर है, कौन सा एक्सटेंसर है, कौन सा मिक्स है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि फ्लेक्सर कैसा होता है, ये जो पैटर्न रहता है ये फ्लेक्सर सिनर्जी का रहता है, ये मिक्स सिनर्जी का रहता है, ठीक है ना, और नीचे आता है तो एक्सटर्नल सिनर्जी का। तो इसमें पता होना चाहिए कि एल्बो में क्या हो रहा है डेवलप। यहाँ पे अगर तुम टोन चेक कर रहे हो, कोई मसल का टोन चेक कर रहे हो और उसमें रिफ्लेक्स ऐसा करके मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट के हिसाब से हम चेक करते हैं कि मसल का टोन कहाँ जाएगा, कैसा होगा आगे जाके फ्यूचर में, टोन कैसा होगा, वो ऐसे एल्बो से फ्लेक्स होगा, यहाँ पे फोरआर्म में प्रोनेशन हो रहा है,
या रिस्ट में फ्लेक्शन हो रहा है, कि ऑनलाइन डिविएशन हो रहा है, या फिंगर का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रहा है। इसके हिसाब से क्योंकि फ्लेक्शन ही रहता है बहुत सारा केसेस में, और ये सब चेक करके शुरू से हम लोग धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट करते हैं स्टेप वाइज। और एक चीज़ रहता है कि ट्रिक मूवमेंट, हम पहले ही बता चुके हैं कि ट्रिक मूवमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है, पेशेंट जितना कर पाए, ठीक है ना, पेशेंट स्लोली कुछ मूवमेंट कर पाते, पेशेंट का पावर इतना है कि वहाँ यहाँ से थोड़ा सा ऐसा ला सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से लेके पेशेंट को बोलते हैं आप यहाँ तक लाइए, पेशेंट क्या करते हैं, धीरे धीरे करके लाता है, यहाँ तक थक जाता है, 10-12 बार ये थक जाता है। फिर पेशेंट यहाँ शोल्डर से ऐसे खींच के और ज़्यादा टाइट करके बाहर लाने के लिए ट्राई करता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऐसा करके खींच के फिर से बाहर ऐसा लाता है। इसकी वजह से क्या होता है, या टोन और ज़्यादा बढ़ जाता है, जो मसल ठीक होना है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होते नहीं, और जो ट्रिक मसल जो रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, और ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि पेशेंट जितना चाह रहा है, पेशेंट जो एक्सरसाइज चाह रहे हैं वो एक्सरसाइज शुरू करो, वहाँ से करो, और उतना ही करो जितना पेशेंट इजीली कर पाए। कोई भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट नहीं, कोई भी मतलब पैसिव मूवमेंट नहीं, जैसे नॉर्मल पैसिव मूवमेंट बोलते हैं। और पैसिव मूवमेंट अगर पेशेंट कॉन्सेंट्रेट कर पाए तो करो, नहीं तो सारा एक्सरसाइज फंक्शनल एक्सरसाइज कराना है। और एक चीज़ रहता है कि वेट बेयरिंग, अपर लिम्ब में हम अगर वेट बेयरिंग कराते हैं तो इसमें क्या होता है, शोल्डर सबलक्सेशन जो होता है वो वाला ठीक होता है। और इसके ऊपर डिपेंडेंट करना चाहिए, ये हाथ को पेशेंट डिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे कि होता है अपर लिम्ब का यूनिलैटरल नेग्लिजेंसी हो जाता है, पेशेंट ध्यान नहीं देता है, ये पे जो हाथ ठीक है उसमें काम करने लगता है। पेशेंट को हम बार बार सिखाना चाहिए कि जो हाथ आपका खराब है उसमें मैक्सिमम काम करने ट्राई कीजिए, 2000 टाइम्स हो, 200 टाइम्स, जितना हो आप कीजिए। पेशेंट अगर बैठ जाएगा, ठीक नहीं काम नहीं करता है, और अगर रह जाता है तो हाथ और ज़्यादा टाइट हो जाता है, फिर ठीक नहीं हो पाता। उसके साथ और क्या क्या ध्यान रखते हैं कि जो टाइट अगर नहीं रखना है, हमें एंटी सिनर्जी पैटर्न में हाथ को रखना है, स्प्लिंट वगैरह यूज़ करना है, और स्लो आइसिंग, स्टिमुलेशन जो टाइम में ज़रूरी है वो करना है। बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेस नहीं करना है, जिसके वजह से टाइट और बढ़ जाता है, टोन और बढ़ जाता है, और बाद में पेशेंट का वो हाथ क्या होता है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है और डिफॉर्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हाथ का क्या क्या एक्सरसाइज हो सकता है, और नेक्स्ट उसमें फंक्शनल एक्टिविटी के साथ दिखाएंगे कि क्या क्या करने से बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी 3 टाइम्स 4 टाइम फास्टर हाथ ठीक हो सकता है। थैंक यू।